हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 9 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। पिछले वीडियो में हमने कोशिका अंगक में अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एक प्लांट सेल है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप जो देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार की संरचना है। ये काट करके दिखाई गई है कि इसके अंदर से किस प्रकार से दिखाई देता है। तो पहली एक ये बाहरी लेयर है जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ ये रेड कलर की जो है ये बाहरी झिल्ली है। इसके अंदर आंतरिक झिल्ली जो है इस प्रकार से उभरी हुई होती है। आप देख रहे हैं जो आंतरिक झिल्ली है वो इस प्रकार से उभरी हुई दिखाई दे रही है। ये पीले रंग के जो लंबे लंबे से आपको अंदर की ओर दिखाई दे रहे हैं ये है आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली उभर करके क्रिस्टी बनाती है। ये क्रिस्टी है और इस क्रिस्टी में छोटे छोटे से कुछ कण होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना अलग से DNA होता है। इसमें अपने राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, राइबोसोम्स। और इसमें जो है अपने अपने जो F1 जो कण हैं ये क्रिस्टी से मिले हुए रहते हैं। ये इसमें साफ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए जो ये बाहरी लेयर है ये आउटर मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं बाहरी मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से उभरी हुई दिखाई दे रही है। उभरी जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। और इसमें ये छोटे छोटे से कण दिखाई दे रहे हैं जो आपको बहुत सारे लगे हुए हैं। ये कहलाते हैं F1 पार्टिकल। इसके अंदर द्रव जो भरा होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स। इसका DNA अपना अलग से होता है, राइबोसोम्स होते हैं और कुछ छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र है जो कि आपके पेपर में बनाने के लिए आता भी है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये कोशिका का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब हल्का सा चित्र ऐसे बना करके देख लेते हैं क्योंकि पेपर में आता है इसलिए मैं आपको अलग से बना करके दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से जो अंदर वाली लेयर होती है वो इस तरीके से उभरी हुई होती है। बहुत आसान है, आपको बनाना ज़रूरी है, पेपर में ये आता है। तो इस तरीके से उभरे हुए जो हैं ये बाहरी लेयर हो गई, ये वाली अंदर हो गई। और इनका नाम आप लिख दोगे क्रिस्टी। मैं लिख नहीं रही हूँ, लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है। और इसमें कुछ F1 कण इस प्रकार से F1 कण आप बना देंगे। इसके अंदर जो है मैट्रिक्स भरा होता है, जो द्रव है वो मैट्रिक्स है। राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं, DNA इसके अंदर पाया जाता है, कुछ छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे का सारा DNA का माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको आप इसमें देख करके अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ भी करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। यानी कि यहाँ बिजली उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह या बिजली ग्रह कहा जाता है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी क्यों इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, किस प्रकार से ये ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का बिजली घर है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी जो झिल्ली है वो छिद्रित झिल्ली होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, यानी कि जो क्रिस्टी का निर्माण करती है। ये वलय ATP बनाने के लिए रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। जो आपने देखी जो ये वाली झिल्ली है इस प्रकार से ये अंदर वाली झिल्ली है, इसमें छोटे छोटे से F1 पार्टिकल जो हैं ये क्या करते हैं, ऊर्जा को बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो इसमें है इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि उसमें अपना DNA और राइबोसोम होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स हैं। तो हम जब भोजन करते हैं
उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद वो भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। यह आप जानते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। अब हमारी जो प्रत्येक सेल है उस सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के दोनों पहुंच चुके हैं। किसमें? एक सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंच चुके हैं। अब हमारी जो सेल है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे इन दोनों का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है। कौन? ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है और ऊर्जा का निर्माण करती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब इन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, ऑक्सीजन से मिलकर के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है। और ये ऊर्जा कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है ऊर्जा की, हम उसे यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अब जो एटीपी है, एटीपी हमने नाम सुना, एटीपी के रूप में संचित हो जाती है क्योंकि उसमें ऊर्जा है एटीपी में। तो हम जो एटीपी है उसे करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। किसे? एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको हमेशा याद रखना है, पेपर में भी एक नंबर में पूछा जाता है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी भी एक चीज़ है जिसका नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ट्राई मतलब जिसमें 3 फॉस्फेट होंगे, डाई मतलब जिसमें 2 फॉस्फेट होंगे। ये देखिए यहाँ पे एटीपी और एडीपी दोनों के दोनों दिखाई दे रहे हैं। यह है एटीपी, यह है एडीपी। जिसमें आप देख रहे हो 3, जिसमें फॉस्फेट है वो एटीपी है और जिसमें 2 फॉस्फेट हैं वो एडीपी है। तो होता क्या है, जब ये एटीपी हमारी जो सेल है उसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित है, ये एटीपी के रूप में। तो जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी, इससे एक फॉस्फेट निकल जाता है और ये एनर्जी के रूप में काम करता है और ये बन जाता है एडीपी, यानी कि इसमें एक फॉस्फेट की कमी हो गई है। और जब इसमें एक एक फॉस्फेट और मिल जाएगा तो ये वापस एटीपी बन जाता है। तो इस तरीके से जो ये एटीपी है ये ऊर्जा का काम करता है। जितने ज़्यादा एटीपी हमारे कोशिका में होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती रहेगी। तो ये तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जिसका चित्र और कार्य आपके पेपर में आते हैं। आप अच्छे से उनको नोट करके ड्राइंग चित्र बना करके मुझे भेजेंगे। थैंक यू।